जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पिता हो तो ऐसा। कुछ तो इनके हिलने डुलने से और कुछ पति के कराहने की आवाज से एकाएक सुषमा जी की नींद खुल गई। हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप चलाया और नजर घड़ी पर पड़ी तो देखा सुबह के 4 बज रहे थे। देखा तो ब्रज मोहन जी हाथों से अपने सीने को दबाए बार बार होठों को भींचते हुए छटपटा रहे थे और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने बहुत ही घबराते हुए पूछा, बहुत दर्द है क्या? उत्तर में उन्होंने बस सिर हिला दिया। सुषमा जी ने तुरंत अपने अभिन्न मित्र फैमिली डॉक्टर कुणाल को फोन किया, जो 2-4 घर दूर ही रहते थे। तुरंत ही वे अपनी पत्नी शांति के साथ दौड़े चले आए। ब्रजमोहन जी की हालत को देखकर उन्होंने तुरंत चेकअप करने लगे और अपनी पत्नी को पास के अस्पताल में एम्बुलेंस लाने के लिए फोन करने को कहा। फिर उस अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ को फोन कराया। डॉक्टर कुणाल, जो स्वयं एक अच्छे फिजिशियन थे, उस अस्पताल के विजिटिंग डॉक्टर भी थे, मन ही मन सारी स्थिति की गंभीरता को अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को हिम्मत रखने को कह रहे थे। शीघ्र ही एम्बुलेंस आ पहुंची। जल्दी ही ब्रजमोहन जी को एम्बुलेंस में डाला गया और अब अस्पताल चल पड़े। वहां सब तैयार था। जाते ही उनको आईसीयू में ले गए और उपचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर कुणाल के साथ अस्पताल के डॉक्टर भी बाहर आए और सुषमा जी से बोले, देखिए मैडम, आपको बहुत ही हिम्मत से काम लेना होगा। यह बहुत बड़ा हार्ट अटैक है। यह तो डॉक्टर कुणाल थे जो सही समय पर आपके पति को अस्पताल तक ले आए, नहीं तो ऐसी हालत में मरीज का अस्पताल तक पहुंचना भी नामुमकिन होता है। यह सब सुनकर सुषमा जी ने आंखों में आंसू लिए दर्द भरी नजरों से डॉक्टर कुणाल की ओर देखा। उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकले। यह सब सुनकर तो उनके जैसों पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और शांति जी को उन्होंने थाम ना लिया होता तो शायद वे वहीं जमीन पर गिर गई होती। डॉक्टर कुणाल दौड़कर पानी लेकर आए। थोड़ा सा पानी पीने के बाद वह कुछ संभली तो डॉक्टर ने कहा, आपको धीरज रखना होगा। अगले 48 घंटे बहुत ही भारी हैं आपके पति के ऊपर। यह समय ठीक ठाक निकल जाए तो कुछ आशा हो सकती है, नहीं तो भगवान ही जाने क्या होगा। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी मानिए तो आप अपने बच्चों को भी बुला लीजिए और भी किसी को खबर पहुंचानी हो तो वो भी दे दीजिए। डॉक्टर कुणाल की बातें सुनकर सुषमा जी की आंखों से आंसू झरने की तरह बह निकले। दिल पर पत्थर रखकर सुषमा जी ने पर्स में से एक छोटी सी डायरी निकाली जिसमें कुछ जरूरी नंबर थे और कुणाल जी को दे दी। अस्पताल के गेट के पास ही पीसीओ से फोन करने के लिए वह चले गए। शांति जी उनके पास बैठकर धीरे धीरे उनकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। किसी को भी शब्द नहीं सूझ रहे थे। डॉक्टर कुणाल ने सबसे पहले बड़े बेटे प्रकाश को फोन किया, जो चाइना में एक मेडिकल स्टोर चलाता है। सुनकर वह बहुत ही दुखी हुआ और बोला, अंकल, यहाँ भी बहुत बड़ी समस्या है। जूही की कॉलेज की परीक्षा चल रही है, राजू के भी फाइनल एग्जाम की परीक्षा है और यहाँ स्टोर में भी जो हेल्पर है वह भी छुट्टी पर गया है कुछ दिन के लिए। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही कुछ व्यवस्था करके पहली फ्लाइट से आने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर डॉक्टर कुणाल ने दूसरे बेटे दीपक को अमेरिका में फ़ोन किया। फ़ोन उसकी पत्नी कामिनी ने उठाया और बताया, दीपक तो ऑफिस के काम से शहर के बाहर गए हैं, परंतु आप चिंता ना करें, मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ और जैसे ही वे वापस आएंगे हम घर के लिए निकल पड़ेंगे। तीसरा और आखिरी फ़ोन जो अपने देश में जयपुर में रह रही बेटी जानवी को किया। फ़ोन जानवी की सास ने उठाया। इस समय फ़ोन करने की वजह से वह उन पर झुंझला उठी। अभी जानवी से बात नहीं हो सकती, वह सो रही है। जब डॉक्टर कुणाल ने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया तो खींच कुछ कम हुई, लेकिन आवाज़ तीखी नहीं हुई। लेकिन हमें बहुत दुख हुआ जानकर, लेकिन जानवी की तबीयत भी कुछ ढीली रहती है। इस समय जागाना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ है जानवी बिटिया को? घबराते हुए डॉक्टर कुणाल ने पूछा। अरे कुछ नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जानवी माँ बनने वाली है। राजेश तो कंपनी के काम से विदेश गया हुआ है।
जानवी को हम अकेले ही भेजेंगे। हम कल ही जानवी को भेजने का सारा इंतजाम कर देते हैं। फोन करके वापस आए तो देखा कि एक डॉक्टर सुषमा जी से बात कर रहा था। मैडम, आपके पति का उपचार तो हो रहा है। आप में से कोई भी अब उनके पास नहीं रुक सकता। बेहतर होगा आप अपने घर चली जाए। अगर जरूरत होगी तो हम आपको फोन कर देंगे। डॉक्टर कुणाल ने भी उनका समर्थन किया और बताया कि सभी बच्चों को फोन कर दिया है, पर क्या बात हुई है ये नहीं बताया। आईसीयू के दरवाजे में लगे कांच से एक बार ब्रजमोहन जी को देखकर सब घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो रामू ने उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। थोड़ी सी चाय पीकर चुपचाप वहीं कुर्सी पर बैठ गई। दिल में घबराहट और बेचैनी लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कैसे भी ये 48 घंटे जल्दी से जल्दी निकल जाए। बच्चे जब घर पर आए तो पिता को स्वस्थ और अच्छी तरह हालत में देखे। कान फोन पर और आंखें द्वार पर लगी हुई थी। बीच बीच में अस्पताल जाकर उसी कांच से पति को देख लेती थी। अभी 30 घंटे ही हुए थे कि अस्पताल के डॉक्टर का फोन आया। ब्रजमोहन जी की हालत अब सुधरने लगी है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें आशा है कि वे जल्दी ही खतरे से बाहर होंगे। यह सुषमा जी की प्रार्थनाओं का असर था या डॉक्टर के इलाज का या कुदरत का करिश्मा। धीरे धीरे ब्रजमोहन जी की हालत में सुधार होता गया और तीसरे दिन उन्हें आईसीयू से निकालकर स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उस कमरे में आईसीयू की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन वैसे प्रतिबंध नहीं थे। जब शाम को अन्य मरीजों को मिलने के लिए लोग आते थे, तब एक एक करके ब्रजमोहन जी को देखने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि उनसे बातचीत करने की अभी भी मनाही थी। 4 दिन के बाद थोड़े थोड़े अंतराल पर सब बच्चे पहुंच गए और शाम को मिलने के समय पर इंतजार करने लगे। शाम को जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ब्रजमोहन जी को देख रहे थे। सुषमा जी भी वहीं अंदर ही बैठी हुई थी। जब डॉक्टर ने सुना कि उनके बच्चे आए हुए हैं तो नर्स को कहकर ब्रजमोहन जी का पलंग सिराने से थोड़ा ऊंचा कर दिया गया और सुषमा जी ने उनके बाल सीधे कर दिए। वे कुछ फ्रेश और कुछ अच्छे लग रहे थे। बच्चे जब उनको मिलने अंदर गए तो खुशी के स्थान पर हैरानी हुई। ऊपर से तो यही कहा, ओहो पापा जी, हम तो डर ही गए थे। जब अंकल का फोन आया तो घबरा रहे थे कि आपको किस हाल में देखेंगे, लेकिन आपको इस तरह देखकर बहुत खुशी और तसल्ली हो रही है। लेकिन माता पिता दोनों ही उन्हें देखकर समझ गए कि उनकी आंखें उनके शब्दों का साथ नहीं दे रही हैं। मन के भाव आंखों से प्रकट हो रहे थे कि आप तो अच्छे भले हो। माँ ने बेकार में ही हमें डरा दिया और हम सब बेवकूफ अपना सारा काम धाम छोड़कर दौड़े चले आए। पिता ने धीरे से मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया। तभी नर्स ने कहा, आप लोग प्लीज बाहर चले जाएं और एक एक करके मिलने के लिए आएं, लेकिन ध्यान रहे यह अधिक बातें ना करें। अभी मुझे इनको एक इंजेक्शन भी देना है, तब आप आ सकते हैं। सुषमा जी को छोड़कर सब बच्चे बाहर आ गए और वहीं पास में पड़ी एक बेंच पर बैठ गए। कामनी ने कुछ तीखी आवाज में कहा, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। हम तो पूरे रास्ते डरते हुए और यही सोचते आए। प्रकाश ने कहा, मेरे घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं। मैंने सब कुछ कुणाल अंकल को भी बताया था, लेकिन उनका कहना था कि मुझे हर हाल में आना ही चाहिए। दीपक भी अपने मन की बात कहे बिना पीछे नहीं रह पाया। हम तो रास्ते भर यही सोचते आ रहे थे कि पापा जी के बाद माँ का क्या होगा, कहाँ रहेंगी वे, किसके साथ रहेंगी। हमारा तो 2 कमरे का एक छोटा सा फ्लैट है जहाँ आए दिन पार्टियां होती रहती हैं। ऐसे माहौल में माँ का वहाँ गुजर बुजर बहुत मुश्किल होगा, प्रकाश भैया। लेकिन प्रकाश ने बात को बीच में ही काट दिया, ना भाई, मुझे तो कोई उम्मीद ही ना करना। याद है पिछली बार माँ और पिताजी जब आए थे तो माँ खुद भी परेशान हुई थी और हम सबको भी दुखी कर दिया था। 1 साल का बीजा था, फिर भी 3 महीने बाद ही उनको वापस अपने देश इंडिया लेकर आना पड़ा। सब लोग जानवी की तरफ देखने लगे। जानवी ने भी माँ को रखने के लिए हामी नहीं भरी और अपने भाइयों से बोली, मेरी तरफ इस तरीके से क्या देख रहे हो? मैं तो खुद ही कितनी मुश्किल से इस संयुक्त परिवार में अपने दिन काट रही हूँ। यह तो बस मैं ही जानती हूँ।
बस इंतजार कर रही हूँ कि कब राजेश को विदेश में अच्छी सी नौकरी मिल जाए और मुझे इस जिंदगी से मुक्ति मिले। ऐसे में माँ की जिम्मेदारी, ना बाबा ना, यह सब मेरे बस का नहीं है। और वैसे भी अब माँ अकेली कहाँ है, अब तो पिताजी भी साथ हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि तभी सुषमा जी को आते देख सब चुप हो गए। प्रकाश ने फुसफुसा कर कहा, इस बारे में बाद में विचार करेंगे, तब तक मैं पापा जी से भी बात करूंगा। इस बारे में जल्दी ही कुछ फैसला हो जाना चाहिए। सुषमा जी आई तो इतने दिनों के रुके हुए आंसू बह निकले और वे प्रकाश के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। प्रकाश ने कहा, माँ अब ये रोना बंद कीजिए, अब तो सब कुछ ठीक ठाक है। पापा जी अब तो स्वस्थ हैं। हमें तो उनको देखकर बहुत तसल्ली हुई। फिर सब एक एक करके भीतर गए और पापा जी को देखकर आ गए। प्रकाश ने कहा, माँ आप बहुत थक गई हैं, आप घर जाइए, मैं रात को पापा जी के पास रहूंगा। ठीक है, तुम खाना खाकर आ जाना, तब मैं घर चली जाऊंगी। नहीं माँ, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ और आते ही खाना खाया है, तो अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आप तसल्ली से घर जाकर आराम करिए। सब घर के लिए चले गए। प्रकाश कमरे के अंदर चला गया। ब्रजमोहन जी तब तक दवाइयों की असर से की वजह से सो चुके थे। मैं पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गया और आंखें बंद कर कुछ सोचने लगा। घर पहुंचकर सुषमा जी सब बच्चों से बड़े स्नेह से मिली और सबकी कुशलता पूछी। कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने कहा, चलो अब सब खाना खाओ और आराम करो, बहुत थक गए होंगे। खाना खाकर वे भी अपने कमरे में सोने चली गईं। आज उनको बड़ी राहत महसूस हो रही थी। बच्चों के आ जाने से बहुत ताकत और हिम्मत का अनुभव कर रही थी। जल्दी ही उनकी आंख लग गई। ना जाने कितने दिनों बाद गहरी नींद में कितनी देर तक सोई थी कि प्यास लगने लगी और नींद खुल गई। पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा ही रही थी कि दीपक के कमरे में रोशनी देखकर उधर मुड़ गईं। दरवाजे के पास पहुंची थी कि भीतर से बातों की आवाज सुनाई दी। जानवी की आवाज आ रही थी, भैया अब क्या सोचा है, क्या करना है? जानवी की बात सुनकर कामिनी ने उत्तर दिया, हम तो माँ जी के बारे में चिंतित थे कि वे अकेले कैसे रहेंगी। अब तो दोनों का ही प्रबंध करना होगा। ये तो बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। सबके मुंह से ऐसी बातें सुनकर चौंक गई सुषमा जी। दीपक ने कहा, ठीक है, तो वही होगा जो प्रकाश भैया ने कहा है। पापा जी को चाहिए कि अब अपनी वसीयत लिख दें। यह घर बेच बाच कर पैसे हम में बांट दें। उनके रहने का इंतजाम हम किसी ओल्ड एज होम में कर देंगे। वहाँ उनको अपनी कंपनी भी मिलेगी और हमें भी उनकी चिंता नहीं रहेगी। जो भी खर्च होगा हम मिलकर उठा लेंगे। आज रात प्रकाश भैया पापा जी से भी बात कर लेंगे। कामिनी ने कहा, ठीक है, सब कुछ जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। अब तो 13 दिन तक रुकने की भी कोई जरूरत नहीं है। जानवी ने कहा, भैया मेरा हिस्सा भी बराबर होना चाहिए। मेरी सास ने कहकर भेजा है कि प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी हिस्सा है, लेकर ही आना। सुषमा जी से और सुना नहीं गया। यही हमारे बच्चे हैं जिनके पालन पोषण पढ़ाई लिखाई पर हमने अपना पेट काट कर पैसे लगाए और ये अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन आराम से चलाए और बुढ़ापे में हमको सहारा दे। अब जब हम अपने जीवन में सुखी हैं, खुश हैं, तो इनकी नजर इस मकान पर हमारी जमा पूंजी पर है। हमको ओल्ड एज होम में भेजने की इच्छा रखते हैं क्या? इसी दिन के लिए लोग झोली फैलाकर संतान पाने की इच्छा रखते हैं। गुस्से से पैरों को घसीटती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। प्यास से गला सूख रहा था, जीभ में कांटे आ गए थे, लेकिन ना तो पानी पीने की इच्छा हो रही थी और ना रसोई तक जाने की हिम्मत। ध्यान बार बार पति की ओर जा रहा था। हे भगवान, प्रकाश ने अगर यही सब बातें अपने पिता से कही होंगी तो उन पर क्या बीत रही होगी। वे डर गई कि जो अनहोनी इतनी भारी दिल के दौरे से नहीं घटी, वह कहीं इस आघात से न घट जाए। वह अपने पति की सलामती के लिए पूरी रात ईश्वर से प्रार्थना करती रही।
रात ऐसे ही बैठे बैठे बिता दी, पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो नहा धोकर पूजा की। आज तो पूजा में भी उनका मन नहीं लग रहा था। बस पति को कुशल मंगल देखने की कामना और प्रार्थना करते हुए अस्पताल की ओर चल पड़ी। जाकर देखा, सामने स्टूल पर पैर फैलाए प्रकाश सो रहा था। ब्रजमोहन जी की आंखें खुली हुई थी। वे वीरान सी आंखों से छत की ओर टकटकी लगाए देखे जा रहे थे। यह सब देखकर सुषमा जी घबरा गई। धीरे से जब उनको छुआ तो वह चौंक खड़े हुए। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों जाग गए? जागा क्या? मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। डॉक्टर से कुछ दवाई क्यों नहीं ले ली? नहीं सुषमा, उसका कोई असर नहीं होता। सुषमा जी समझ गईं कि यहाँ भी बेटे ने अपना डंक मार दिया है। चाय लाई हूँ, पियोगे? अपने लिए भी लाई हो ना? आओ एक साथ पीते हैं। सुषमा जी ने 2 कप में चाय डाली और सहारा देते हुए पति को उठाया। दोनों चाय पी ही रहे थे कि प्रकाश भी उठ गया। अरे माँ, आप कब आई? पता ही नहीं चला, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी। हाँ बेटा, मैं भी अभी अभी ही आई हूँ। तुम्हारा कल का सफर इतना लंबा थका देने वाला था, फिर मरीज के साथ रात भर जागना बहुत ही मुश्किल होता है। अब मैं आ गई हूँ, तुम घर जाके आराम करो। चाय पियोगे? नहीं माँ, मैं घर जाकर फ्रेश होकर कुछ खाऊंगा पीऊंगा। सुषमा जी को लगा कि वह जल्दी ही घर जाना चाहता है ताकि अपने भाई बहन के साथ सारी बात बांट सके। वे जाने लगा तो ब्रजमोहन जी ने कहा, बेटा प्रकाश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे तो कभी वसीयत करने का, मकान बेचने का ख्याल ही नहीं आया। आज कुणाल अंकल को कहना कि वकील को लेकर आए। तुम्हारी सलाह मानकर मैं आज ही अपनी वसीयत लिखवा दूंगा। जी पापा जी, कहकर वे तेजी से दरवाजे की ओर मुड़ गया। सुषमा जी को लगा कि वे जल्दी से जाकर अपनी उपलब्धि के बारे में सबको बताना चाहता है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। बस एक दूसरे के स्पर्श से ही अपनी भावनाएं बता रहे थे। दोपहर को जब कुणाल वकील के साथ आए तो ब्रजमोहन जी से बोले, यह तुम क्या कर रहे हो? अभी तो जरा अच्छे हुए हो। वसीयत लिखने की इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बच्चे आए हैं, थोड़ा ठीक हो जाओ, घर चलकर लिखवा लेना। ब्रजमोहन जी ने कहा, जल्दी है भाई, मुझे जल्दी है। तुम मेरी जल्दी नहीं समझ सकोगे। किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कोई संतान नहीं है। कुणाल जी ने सुषमा जी को कुछ कहना चाहा तो उनको भी इशारे में रोक कर इतना ही कहा, भाई साहब, इनको मत रोकिए, जो भी करना चाहते हैं ठीक है, कर लेने दीजिए। कुणाल जी भी सुषमा जी की बात सुनकर चुप हो गए और ब्रजमोहन जी की वसीयत लिखने लगे। शाम के समय सारे बच्चे जब अस्पताल के कमरे में आए तो ब्रजमोहन जी पलंग पर पीठ का सहारा लेकर बैठे हुए थे। डॉक्टर कुणाल, सुषमा जी, वकील साहब, सभी को मौजूद देखकर चारों बच्चे अपनी खुशी छुपा न सके कि ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो गया। ब्रजमोहन जी कुछ ऊंची आवाज में बोले, मैं अपने प्यारे बच्चों का बहुत आभारी हूँ जो मेरी बीमारी की खबर सुनकर अपने अपने घर के काम छोड़कर दौड़े चले आए। अब मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम सब वापस जा सकते हो। प्रकाश ने कल रात मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई जो अब तक मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी। मुझे यह भी समझ आया कि यह सब केवल प्रकाश नहीं अपितु मेरे सभी बच्चों की इच्छा है। तो उनकी इसी इच्छा और सलाह का मान रखते हुए मैंने आज अपनी वसीयत लिखवा दी है, जिस पर गवाह के रूप में मेरे मित्र डॉक्टर कुणाल और अस्पताल में मेरी देखरेख कर रहे डॉक्टर शर्मा हस्ताक्षर किए हैं। वकील साहब, आप इनको मेरी वसीयत सुना दें और तीनों बच्चों को एक एक कॉपी दे दें। कुछ उत्तेजना के कारण और कुछ जोर से बोलने से वे थक गए थे और उनकी सांस भी फूलने लगी थी। डॉक्टर कुणाल ने उनको लिटा दिया और सुषमा जी उनको माथा सहलाने लगी। वकील साहब वसीयत पढ़ने लगे। बच्चे सांस रोक कर सुनने लगे। मैं ब्रजमोहन लाल अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव या बिना किसी प्रतिबंध के वसीयत लिख रहा हूँ कि मेरी सारी धन संपत्ति मेरी स्वयं की अर्जित की हुई है। इस पर केवल मेरी पत्नी का ही, सुषमा का ही अधिकार है, जिन्होंने जीवन की इस लंबी यात्रा में सदा मेरा साथ निभाया है
और प्रत्येक स्थिति में मेरी ताकत बनकर मुझे सहारा दिया है और किसी का इस संपत्ति पर कोई हिस्सा नहीं है। अपने तीनों बच्चों को उनका हिस्सा उनकी पढ़ाई लिखाई शादियों में खर्च करके जेवर और घर बसाने के लिए जरूरी धन के रूप में मैं दे चुका हूँ। अब मुझे इनको कुछ भी नहीं देना। रह मकान तो इसको मैंने और मेरी पत्नी ने बनाया है, ठीक उसी तरह जैसे कोई पक्षी एक एक तिनका चुन चुन कर अपना घोंसला बनाता है। इस पर अभी मेरा और मेरे बाद मेरी पत्नी का अधिकार होगा, लेकिन यह घर कभी भी बेचा नहीं जाएगा। हम इसको एक ओल्ड एज होम बनाएंगे जिसमें वह वृद्ध रहेंगे जिनके उनके बच्चों को जरूरत नहीं है या जिनको अपने पास रखने की उनके बच्चों की इच्छा नहीं है। नहीं तो उन बच्चों के पास अपने बूढ़े माता पिता के लिए कोई समय है, ना जगह और ना पैसा। पढ़ लेने के बाद वकील साहब ने कॉपी तीनों बच्चों को दे दी। कुणाल जी, शांति जी और वकील साहब एक साथ कमरे से निकल गए। बच्चों के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। वे तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करे तो क्या करे और किसी से कहे तो क्या कहें। ब्रजमोहन जी उनकी तरफ पीठ फेर कर लेटे रहे और सुषमा जी उनके सिराने खड़ी थी। दीपक, प्रकाश और जानवी उनको कुछ कहने को उनकी तरफ बढ़े तो सुषमा जी ने कहा, बेटा तुम लोगों को देर हो रही होगी, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। सभी बच्चे एक हारे हुए ज्वारी की तरह अपने पैरों को घसीटते हुए बाहर निकल गए और चल पड़े उसी मकान की ओर जिसे अभी अभी उनके पिता ने एक ओल्ड एज होम की संख्या दी है। तो दोस्तों, बुढ़ापे में जिन बच्चों को अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए था, वह बच्चे प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे थे। ऐसे बच्चों को सबक सिखाने के लिए ब्रजमोहन जी ने जो रास्ता अपनाया, क्या वो सही था या गलत? बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर को ही ओल्ड एज होम बना दिया। तो क्या ब्रजमोहन जी ने सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। जय श्री राम।